हेलो बच्चों एवं मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेज। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए होंगे 2011 से लेकर 2025 तक, वे सारे क्वेश्चन को आज हम लोग कवर कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर आप यह वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो से ही केवल आपका 20 मार्क क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आप अपने कब्जे में कर लीजिएगा। तो बिना समय गवाए हम अपने इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन यह कहता है कि जो अपवर्तन कोण होगा वह परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो एक नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। प्रकाश की किरणें गमन करती है, जो प्रकाश की किरणें गमन करती है वह कैसे गमन करती है? ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी तिरछी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो प्रकाश की किरणें हमेशा गमन करती है वह सीधी रेखा में गमन करती है, तिरछा तिरछी गमन नहीं करती है। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तैलीय कागज होता है, ऑप्शन ए पारदर्शक, ऑप्शन बी अपारदर्शक, ऑप्शन सी पारभाषक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तैलीय कागज जो होगा वह पारभाषक होगा। तैलीय कागज से प्रकाश की थोड़ी थोड़ी मात्रा आर पार करती है। पारदर्शक का मतलब होता है जिससे प्रकाश पूरा आर पार करे, जैसे हवा, उससे प्रकाश आर पार कर जाता है पूरे के पूरे। अपारदर्शक का मतलब होता है जिससे प्रकाश आप आर पार न करे, तो आपका मिट्टी हो सकता है, बहुत सारे उदाहरण है। और पारभाषक का मतलब होता है कि प्रकाश का कुछ अंश ही कति कर पाए, आर पार कर पाए। तो तेल लगा हुआ कागज यानी तैलीय कागज से प्रकाश की थोड़ी मात्रा ही कति करती है, आर पार कर पाती है। तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शन ए ध्वनि तरंग के समान, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन सी कोई तरंग नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के तरंगे जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कार्य करती है। तो चार का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की तरंगों के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना माध्यम के क्या करती है, गमन करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। पांचवा क्वेश्चन है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? जो प्रकाश के किरणों के समूह होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए किरण पुंज, ऑप्शन बी प्रकाश किरण पुंज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किसी उच्च कोटि की पॉलिश की गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है? ऑप्शन ए पूर्ण रूप से, ऑप्शन बी अंशतः माने थोड़ा थोड़ा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित करता है, ऑप्शन डी अवशोषित करता है। तो उच्च कोटि का जो पॉलिश किया होगा शीशा होगा उस पर प्रकाश का परावर्तन पड़ेगा, तो जितना प्रकाश आएगा उतना ही प्रकाश का परावर्तन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 का वह होगा पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। सातवां क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण होगी। ऑप्शन ए अपसारी, ऑप्शन बी अभिसारी, ऑप्शन सी समांतर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो समतल दर्पण में जैसी किरणें आएगी वैसे ही किरणें परावर्तित होकर चली जाएगी। तो आ कैसी रही किरणें हैं, अभिसारी किरण, तो परावर्तित क्या होगी, अभिसारी किरण ही। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण जो बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा? जब वह लंबवत आपतित होगी तो परावर्तन कोण का जो मान होगा वह होगा 0। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान होता है, ऑप्शन ए +1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का जो राइट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन ए +1 होगा समतल दर्पण में आवर्धन का मान। 11वां क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? चाहे प्रकाश का परावर्तन हो या प्रकाश का अपवर्तन हो, दोनों का जो नियम होता है वह 2 ही होता है।
पहले प्रकाश के प्रवर्तन के दो ही नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 12 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अभिसूत प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी समांतर प्रकाश पुंज, ऑप्शन सी अपरिसित प्रकाश किरण पुंज। इनमें से कोई नहीं। जो सूर्य से प्रकाश से आने वाली किरणें होती है वह काफी दूर से आती है, तो समांतर किरण पुंज हो सकता है। 12 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समांतर किरण पुंज सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होगी। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। नीचे ना कुछ होता है, एक दीजिएगा तिरछा तार से जब गुना कीजिएगा तो r में 1 से गुना कीजिएगा तो r हो जाएगा, और 2 में f से कीजिएगा तो 2f हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ दिया है? a बराबर r/2 तो दिया नहीं है, तो आपको r बराबर 2f राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 14, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी अवतल लेंस का, ऑप्शन डी उत्तल लेंस का। 14 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो बड़े बड़े चीजों छोटी छोटी चीजों को देख पाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट जो सर्च करने वाली होती है, खोजने वाली किसी चीज को, तो उसमें परावर्तक सतह कैसा होता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह अवतल दर्पण का होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ इस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। बड़ा प्रतिबिंब याद रखिएगा, बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है वह अवतल दर्पण में बनता है। तो कोई भी डॉक्टर जो इस्तेमाल करता है वह अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। ऑप्शन ए में दिया है आपका समतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी डॉक्टर होंगे वे किसका प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, वह दंत विशेषज्ञ हो चाहे दूसरे विशेषज्ञ हो। 17 का अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। प्रतिबिंब की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ऑप्शन ए में दिया है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, ऑप्शन बी में दिया है दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, ऑप्शन सी में दिया है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो निर्धारण करने के लिए, फोकस दूरी को निर्धारण करने के लिए उसे दोनों चीजों की आवश्यकता होगी। पर्दा और दर्पण के बीच की दूरी भी उसको ज्ञात करना होगा, और दर्पण और बीम जो प्रतिबिंब बनने वाला है उसका भी दूरी उसको ज्ञात करना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 18 नंबर क्वेश्चन गायब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 19 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी को हम लोग एक से सूचित करते हैं। एफ का फॉर्मूला होता है ए बराबर r/2। जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो एफ त्रिज्या कितनी दूरी है? 40 बटा के 2, तो हो जाएगा आपका एफ बराबर 20। फोकस दूरी का मान कितना आया? 20। वो सेंटीमीटर में दिया था तो यह भी किसमें आएगा? सेंटीमीटर में आएगा, 20 सेंटीमीटर। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें दिया है 20 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। r बराबर f/2 सत्य है केवल त्रिज्या जो होगी वह फोकस दूरी की आधा ही होगी। यह किसके लिए सत्य है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण के लिए, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण के लिए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों के लिए, ऑप्शन डी समतल दर्पण के लिए। तो r बराबर f/2 जो त्रिज्या होगी, जो फोकस दूरी होगी वह त्रिज्या की आधी होगी। वह अवतल दर्पण के लिए भी होगा और उत्तल दर्पण के लिए भी होगा। यहाँ f बराबर r/2 होना चाहिए। f बराबर r/2, थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। a बराबर r/2 वह अवतल दर्पण के लिए भी होगा और उत्तल दर्पण के लिए भी होगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। बीम की दूरी ली जाती है। ऑप्शन ए धनात्मक,
ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 21 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? पश्च दृश्य का मतलब हुआ साइड मिरर के रूप में, तो साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण का, ऑप्शन बी अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण के रूप में। साइड मिरर के रूप में कहे तो उत्तल दर्पण आपका हेडलाइट अगर पूछ ले, आगे वाला अग्र दृश्य पूछ दे तब उसमें कथी होगा? अवतल दर्पण होगा। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? पश्च दृश्य मतलब साइड मिरर के रूप में, तो किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 23 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक। और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह होगी ऋणात्मक। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आवर्धन जो होगा, सीधा अगर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो आवर्धन का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किसी कार का हेडलाइट आ गया, हेडलाइट। किसी कार का हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी समतल या उत्तल। तो कार किसी भी हेडलाइट में जो प्रयोग होता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है आपका 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ऑप्शन ए है ध्रुव, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी फोकस पर। तो अवतल दर्पण में अगर आप केंद्र पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर, तब आपकी जो वस्तु बनेगी, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन ए में दिया है आर बराबर एफ, ऑप्शन बी में दिया है आर बराबर 2f, ऑप्शन सी में दिया है आर बराबर 3f, ऑप्शन डी में दिया है आर बराबर a/2। तो फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो a बराबर r/2, a बराबर r/2 आपका कहीं दिया नहीं है, नीचे 1 दीजिए, तिरछे तार से गुना कीजिए। तो r में आप 1 से कीजिएगा तो r हो जाएगा, और 2 में f से कीजिएगा तो 2f हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी r बराबर 2f। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सीधा और आवर्धित, ऑप्शन बी सीधा और ऑप्शन बी उल्टा और आवर्धित, ऑप्शन सी सीधा एवं हासित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण में जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह सीधा होता है एवं हासित होता है। यहाँ हासित का अर्थ छोटा से है। हासित का अर्थ क्या है? छोटा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 30। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ऑप्शन ए दोनों अवतल, ऑप्शन बी दोनों उत्तल, ऑप्शन सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, ऑप्शन डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो जो फोकस दूरी क्या दी हुई है? ऋणात्मक दी हुई है। कैसे दी हुई है? ऋणात्मक, -15। तो ऋणात्मक फोकस दूरी जो वाली होती है, ऋणात्मक फोकस दूरी वह होता है, चाहे वह अवतल दर्पण हो तब भी,
और अवतल लेंस हो तब भी उसकी जो फोकस दूरी होगी वह क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो ऋणात्मक जब दी होगी तो क्या होगा, दोनों अवतल होगा। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण हो सकता है। दर्पण के सामने किसी भी वस्तु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण हो सकता है। ऑप्शन ए केवल समतल, ऑप्शन बी केवल अवतल, ऑप्शन सी केवल उत्तल, या ऑप्शन डी है आपका या तो समतल अथवा उत्तल। तो समान आकार का सीधा प्रतीत हो रहा है, सीधा प्रतिबिंबित हो रहा है तो या तो हो सकता है समतल या तो हो सकता है उत्तल। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन ए वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन बी प्रधान अक्ष, ऑप्शन सी गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन डी फोकस दूरी। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अभी आपको बताया गया है कि अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, उसकी जो फोकस दूरी होगी वह ऋणात्मक होगी। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्वेश्चन। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वह होता है उत्तल लेंस में। आगे भी ऑप्शन देख लो। ऑप्शन आपका बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा तो वह बनेगा आपके उत्तल दर्पण में। समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, जैसा वस्तु होगी उतना ही, जितना बड़ा का वस्तु होगा उतना ही बड़ा का प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, छोटा प्रतिबिंब, तो वह बनेगा आपका उत्तल दर्पण में। 34 का राइट आंसर ए हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो फोकस दूरी जो ऋणात्मक होती है वह होती है अवतल दर्पण की। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। दर्पण सूत्र है ऑप्शन ए 1/v + 1/u = 1/f, ऑप्शन बी 1/v - 1/u = 1/f, ऑप्शन सी 1/f + 1/u = 1/v, ऑप्शन डी 1/f + 1/v = 1/u। तो दर्पण सूत्र जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1/v + 1/u = f। यह जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वह आपका लेंस सूत्र दिया हुआ है। कौन सा सूत्र है, वह लेंस सूत्र है। 1/v - 1/u = 1/f। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 37वां क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण से, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन सी अवतल दर्पण से, ऑप्शन डी इनमें से सभी से। तो वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है 37 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से। समतल दर्पण से भी, उत्तल दर्पण से भी और अवतल दर्पण से भी आभासी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो वह गोलीय दर्पण कैसा होगा। क्या है, प्लस की है भाई, फोकस दूरी क्या है, धनात्मक। तो फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है, उत्तल लेंस का। फोकस दूरी धनात्मक किसका होगा, उत्तल लेंस का। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग, फिर आ गया डॉक्टर, तो डॉक्टर वाला से किसका प्रयोग करेगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 39 का ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 40। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एफ बराबर होता है आपका r/2, एफ बराबर आपका r/2। तो फोकस दूरी कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। r अब बटा के 2, नीचे ना कुछ तो आपका 1 हो जाएगा। 63 से जब गुना कीजिएगा तो r में 1 से कीजिएगा तो r ही होगा। 20 दूना आपका हो जाएगा 40, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन है आपका 41 नंबर क्वेश्चन। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी अनंत। 41 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उत्तल दर्पण में आवर्धन का जो महत्तम मान होता है वह 1 होता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है छोटा, सीधा, आभासी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। अवतल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह होगा आपका छोटा भी होता है, सीधा भी होता है, आभासी भी होता है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा हो पाया गया तो वस्तु की स्थितियां कहाँ होनी चाहिए? किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन ए मुख्य फोकस से वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। 43 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आधा बनेगा कि कम तीव्र बनेगा कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगी वह तीव्र गति से नहीं बनेगी तो कम तीव्र से बनेगा। 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर क्वेश्चन। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान हो। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण का जो आवर्धन होगा वह धनात्मक हो सकता है यदि उसकी दूरी वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर से कम हो। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अचर रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 46 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण का जो आवर्धन होगा उसका मान बढ़ेगा। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा होगी, बढ़तेगा तब कहाँ की ओर जाएगा? वह फोकस से ध्रुव की ओर। फोकस से कहाँ जाएगा? ध्रुव की ओर जाएगा। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर। अभी आप उसी प्रकार का क्वेश्चन पढ़े हैं कि अवतल दर्पण में अगर फोकस से ध्रुव की ओर जाएगा तो आवर्धन का मान जो होगा वह क्या होगा? बढ़ेगा। 47 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी आभासी और सीधा, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। तो अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो वस्तु जो होगी वह वास्तविक होगी और उल्टा होगा। 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? ऑप्शन ए अपसारी, ऑप्शन बी अभिसारी, ऑप्शन सी अभिसारी और अपसारी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 49 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अभिसारी। अवतल दर्पण पर जो बनने वाली प्रकाश की किरणें होती है वह एक जगह पर केंद्रित होती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन है आपका 50। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए उल्टा, ऑप्शन बी सीधा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह आभासी प्रतिबिंब का मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब से है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 51। किसी प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए? ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी प्रकाशीय केंद्र पर। तो 51 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर समान आकार का प्राप्त करना है और भी उत्तल दर्पण में तो उस वस्तु को रखना होगा वक्रता केंद्र पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण,
ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी बाइफोकल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 52 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण ही केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ऑप्शन ए 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 3 गुने 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 3 गुने 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसको मीटर में चेंज करने पर 3 को 0 और बढ़ जाएगा तो होगा 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कहाँ गेलो? तो आपका जो 53 का राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? तो प्रकाश की चाल जो अधिकतम होती है वह सबसे ज्यादा होती है निर्वात में। कहाँ होती है? निर्वात में। ऑप्शन आपका तो है नहीं निर्वात, ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी शीशा, ऑप्शन डी हीरा। तो इन ऑप्शनों में प्रकाश की चाल जो होगी वह सबसे ज्यादा कहाँ होगी? हवा में होगी। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई से खाना क्वेश्चन में थे, 54 क्वेश्चन हो गया था, चालू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर क्वेश्चन। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अवतल वह दर्पण हो या लेंस हो, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक ही होती है। तो 55 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन, विरल माध्यम से प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होती है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें इस सभी कथन गलत है, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो 56 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कम होती क्या होती है? आपको जाना है कहाँ से? सघन माध्यम से जाना है कहाँ? विरल माध्यम में। तो जब आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाइएगा तो प्रकाश की चाल जो होगी वह क्या होगी? बढ़ेगी। तो अधिक होती है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? ऑप्शन ए सबसे अधिक है, सॉरी, ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी बर्फ, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी हीरा। तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वह होता है हीरा का। तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ऑप्शन ए u बाई भी, ऑप्शन बी u भी, ऑप्शन सी u प्लस भी, ऑप्शन डी v बाई u। 58 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, v बाई u। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी निर्वात। प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक निर्वात में होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 60। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसी होती है? ऑप्शन ए एक समान, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल जो होती है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है वह निर्वात में होता है, तो उससे कम ही ना होगा वायु में। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा कम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन है आपका 62। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में जो मुख्य फोकसों की संख्या होती है वह होती है 2। तब 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कहा जाता है क्या? अभिसारी लेंस। और दर्पण में पूछेगा तो दर्पण में अवतल दर्पण हो जाएगा, लेकिन लेंस में उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है 64। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है।
ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कम गहरा दिखाई दे या कोई वस्तु ऊपर की ओर ऊपर दिखाई दे तो उसका कारण क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ लेंस में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? लेंस का प्रयोग होता है देखने के लिए, प्रदर्शक माध्यम चाहिए। क्या चाहिए? प्रदर्शक में, जिससे प्रकाश क्या कर सके, आर पार कर सके। जल से प्रकाश आर पार कर जाती है, कांच से प्रकाश आर पार कर जाती है, प्लास्टिक से प्रकाश आर पार कर जाती है, लेकिन मिट्टी से प्रकाश आर पार नहीं करती है। तो लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं होगा? तो वह होगा आपका मिट्टी। 65 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? ऑप्शन ए कांच की पट्टिका, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी प्रतिबिंब बिंदु, ऑप्शन सी फोकस बिंदु, ऑप्शन डी प्रकाश केंद्र। तो जिस बिंदु पर प्रकाश मिलती है उसको कहा जाता है प्रतिबिंब बिंदु। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर क्वेश्चन। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से, ऑप्शन डी है आपका उत्तल दर्पण। तो 68 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक लेंस होगा वह होगा आपका उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है? ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जो फोकस दूरी होनी चाहिए वह कम होनी चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला आपका उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। 69 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। ऑप्शन ए अनंत पर, ऑप्शन बी फोकस और लेंस के बीच, ऑप्शन सी फोकस पर, ऑप्शन डी फोकस दूरी और दुगनी फोकस के बीच। तो 70 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फोकस और लेंस के बीच रहेगी तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? आवर्धित काल्पनिक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन को, ऑप्शन बी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को, ऑप्शन सी प्रकाश के परावर्तन को, ऑप्शन डी प्रकाश के प्रकीर्णन को। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का क्या है? उदाहरण है। 71 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर। त्रिज्या अपरिमित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? ऑप्शन ए उत्तल लेंस की भांति, ऑप्शन बी प्रिज्म की भांति, ऑप्शन सी समांतर पट्टिका की भांति, ऑप्शन डी अवतल लेंस की भांति। तो 72 का जो राइट आंसर होगा वह होगा समांतर पट्टिका की भांति वह व्यवहार करेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन है आपका 73। प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए निर्वात में इसमें तो सबसे ज्यादा अधिक होता है, जल में, ऑप्शन बी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। तो प्रकाश का चाल ऑप्शन के हिसाब से जो न्यूनतम होगा वह होगा आपके कांच में होगा। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी समतल अवतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फोकस दूरी जो धनात्मक होगी वह होगी उत्तल लेंस की। और अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो उसका फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 75 नंबर क्वेश्चन। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर, ऑप्शन डी मात्रक विहीन। तो उत्तल लेंस का जो आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है, आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, इसलिए वह क्या हो जाएगी? मात्रक विहीन हो जाएगी। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए।
किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ऑप्शन ए साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बाई साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई प्लस साइन आर, ऑप्शन डी साइन आई गुने साइन आर। तो अपवर्तनांक का जो मान होता है वह होता है साइन आई बार साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर होगा, ऑप्शन ए यू भी, ऑप्शन बी यू बटा भी, ऑप्शन सी भी बटा यू, ऑप्शन डी यू प्लस भी। तो एम बराबर जो होगा वह होगा भी बाई यू। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 78, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन ए 1.42, ऑप्शन बी 1.32, ऑप्शन सी 2.24, ऑप्शन डी 2.42। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वह होता है आपका 2.42। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? वह प्रकाश का प्रवर्तन का पूछे या प्रकाश के अपवर्तन का पूछे, दोनों का जो नियम होता है वह कितना होता है? 2 होता है। तो 79 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अपसारी लेंस जो कहलाएगा वह कहलाएगा आपका अवतल लेंस। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी समतल अवतल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या बोला है? फोकस दूरी धनात्मक होगी तो वह होगा उत्तल लेंस का। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर क्वेश्चन है, चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है, फिर आ गया क्या? धनात्मक फोकस दूरी, तो वह किसका होगा? ऑप्शन ए उत्तल लेंस की, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण की, ऑप्शन सी अवतल दर्पण की, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों की जो फोकस दूरी होगी वह क्या होगी? धनात्मक होगी। और अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर कहाँ जाना है? सघन माध्यम से कहाँ जाना है? विरल माध्यम। चलिए ओकरा बाद में पढ़िए। करने पर आपतन कोण I बराबर नॉट इक्वल टू 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध है? ऑप्शन ए I जो होगा छोटा होगा किसके? I जो होगा वह बड़ा होगा R से, कि ऑप्शन बी होगा I और R दोनों बराबर होगा, ऑप्शन सी R जो होगा वह I यानी किससे? आपतन कोण से बड़ा होगा, अपवर्तन कोण, ऑप्शन डी अपवर्तन कोण और कहाँ गया? आपतन कोण क्या होगा? बराबर होगा 0 के। तो इसका जो होगा 83 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो आपका आपतन कोण होगा वह अपवर्तन कोण से छोटा होगा। 83 का 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां जो होती है वह मापी जाती है। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र से, ऑप्शन बी ध्रुव से, ऑप्शन सी फोकस से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी दूरियां जो मापी जाती है वह मापी जाती है ध्रुव से। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसकी होगी? क्या आ गया? फोकस दूरी धनात्मक होगी, तो वह किसका होगा? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण का, ऑप्शन डी ए और बी दोनों का। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चाहे वह उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसकी जो फोकस दूरी होगी क्या होगी? धनात्मक होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर, फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 87, यह क्वेश्चन रिपीट है। जो सभी दूरियां नापी जाती है वह किससे नापी जाती है? वह ध्रुव से नापी जाती है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, कांच की एक समांतर परिपाटी पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तनांक के साथ घटित होगा? ऑप्शन ए विचलन, ऑप्शन बी पूर्ण परावर्तन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से सभी।
87 88 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो पूर्ण रूप से घटित होगा वह घटित होगा वर्ण विक्षेपण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। ऑप्शन ए 1 से कम, ऑप्शन बी 1 से अधिक, ऑप्शन डी 1 के बराबर, ऑप्शन डी 0। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वह 1 से अधिक होता है। वह होता है कितना है? 1.003 होता है। 1.0003 होता है। ये किसका होता है? वायु का अपवर्तनांक। तो 1 से भैया ज्यादा न है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये वो अलग ड्रामा है कर दावे के चाहिए गाना पर दबा जाए गाना चले थे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लेंस की क्षमता, ऑप्शन बी लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, ऑप्शन सी लेंस की समंजन क्षमता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो 90 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ऑप्शन ए सेंटीमीटर पर पावर -1, ऑप्शन बी डायऑप्टर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी मीटर। तो लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह होता है डायऑप्टर। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वायु में अभिसारी लेंस है। ऑप्शन ए कांच का अवतल लेंस, ऑप्शन बी कांच का समतला अवतल लेंस, ऑप्शन सी कांच का उत्तल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 92 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कांच का उत्तल लेंस वायु में क्या होगा? अभिसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? ऑप्शन ए तारपीन का, ऑप्शन बी बेंजीन का, ऑप्शन सी पानी का, ऑप्शन डी किरोसिन तेल का। पानी का जो तारपीन का जो अपवर्तनांक होता है वह होता है 1.47, बेंजीन का 1.50 और उसके बाद में पानी का 1.33 और किरोसिन तेल का हो जाएगा 1.44। तो सबसे कम अपवर्तनांक आपको किसका दिख रहा है? तो पानी का। तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती हैं। ऑप्शन ए अभिलंब की ओर, ऑप्शन बी अभिलंब से दूर, ऑप्शन सी अभिलंब के साथ समाप्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में कहाँ जाना है? विरल से सघन माध्यम में जाइएगा तो होगी जो किरणी होगी वह अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्न में से आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 95 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उत्तल लेंस जो है वह मैग्नीफाइज ग्लास के रूप में काम करेगा, आवर्धक शीशा के रूप में कार्य करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 96। कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? ऑप्शन ए उत्तल लेंस में, ऑप्शन बी अवतल लेंस में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 96 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 97 नंबर क्वेश्चन। डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर हो, ऑप्शन बी 2 मीटर हो, ऑप्शन सी 2 सेंटीमीटर हो, ऑप्शन डी 1 मीटर हो। 97 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है? ऑप्शन ए अपसारी लेंस, ऑप्शन बी अभिसारी लेंस, ऑप्शन सी दोनों प्रकार का लेंस, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो 98 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। द्वि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 99 नंबर क्वेश्चन। लेंस की क्षमता होती है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की क्षमता जो होती है वह धनात्मक होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन सी 3 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 1 प्रकार के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। आपका हो जाएगा सघन माध्यम, पहला हो जाएगा सघन माध्यम और दूसरा हो जाएगा विरल माध्यम। तो कितने माध्यम हो गए? 2। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 का 1।
उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।